अमीर दाद खान की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके गिर्द बैठे पांचों मुजाहिद भी खामोश थे। वो सब अपने अमीर की तरफ आंखें लगाए बैठे थे, एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए भी उन्हें शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था, जैसे वो पांचों ही इस हादसे के जिम्मेदार थे। अमीर दाद खान को सिर्फ एक ही सोच परेशान कर रही थी, उनके दरमियान कोई हुकूमती मुखबर है ज़रूर, वरना ये मुमकिन नहीं था कि इस तरह अफगान सीक्रेट सर्विस फैज़ान ओगलो तक पहुंच जाती और यहाँ अपने मोतमिद साथियों के दरमियान वो न जाने क्यों अपने इस अंदेशे को नोखे ज़बान पर लाते ही कुछ हिचकिचाहट सी महसूस कर रहा था। मेरे ख्याल से ठिकाना बदल लिया जाए। अचानक पांचों में से एक ने उसे मुखातब किया। अमीर दाद के सामने रखी कहवे की प्याली ठंडी हो रही थी, हालांकि वो लबेसोस कहवा पीने का आदी था। उसने एक लम्हे के लिए बात कहने वाले की तरफ नजरें उठाकर देखा, फिर दोबारा चेहरा उसी सिमत कर लिया। मेरा ख्याल है अमीर, उसका दूसरा साथी बोला। कासम ठीक कहता है, आप लोगों की क्या राय है? अमीर दाद खान ने बाकी तीनों को मुखातब किया। तीनों खामोश रहे। कोई बात उन तीनों की जुबान पर आकर अटक अटक जाती थी। बिल आखिर उनमें से एक ने गला कंकार कर कहा, ये ठिकाना तो हमें बड़ी मुश्किल से मुयसर आया है, जहां बैठकर हम शहर पर नज़र रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाहिद जगह है जो दुश्मन के जासूस हेलीकॉप्टरों की बरकी आंखों से ओझल है। अगर ये ठिकाना बिछट गया तो हमें शायद ऐसी शानदार पनाहगाह कभी मुयसर न आ सके। लेकिन फैज़ान बहरहाल गोश्त पोस्ट का इंसान है, वो किसी भी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आ सकता है। कासम ने मुदाखलत की। पहले बात और थी, अब रूसियों की आमद के बाद से उनके पास बरकी आलात तफ्तीश आ गए हैं, जिनके जरिए वो बड़े बड़े सख्त जानों की जुबान भी खुलवा लेते हैं। इस बार दूसरा बोला। इसके बाद फिर सब खामोश हो गए। उनकी नज़रें अपने अमीर की तरफ लगी थी, जिनका फैसला बहरहाल हतमी होता। मेरे दोस्तों, बिल आखिर अमीर दाद खान बोला, अगर तो आप लोग यहाँ से कूच करने का इसलिए सोच रहे हैं कि फैज़ान ओगलो कर्नल शोलोखोफ के सामने हथियार डाल देगा, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। बाज़ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके मुतालिक हतमी राय कायम की जा सकती है। हम उन पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। गो कि ये बात हमारे उसूलों से लगा नहीं खाती, लेकिन ऐसा है। फैज़ान ओगलो मर जाएगा, लेकिन उसकी ज़ुबान नहीं खुलेगी। मैं ये बात इतने ही एतमाद से कह रहा हूँ जितने एतमाद से हम ये जंग लड़ रहे हैं। खान, हमारा मकसद बखुदा ये हरगिज़ न था कि हमें फैज़ान पर एतमाद नहीं, ये सब तो हम बतौर एहतियात करना चाहते हैं। अगर काबुल में हमारे 2-3 सरकर्दा आदमी भी पकड़े गए तो हम अपने सैकड़ों हमदर्दों से हाथ धो बैठेंगे। बहरहाल आपका हुक्म सर आंखों पर। कासम खान, इस मर्तबा अमीर दाद खान की आवाज़ में राद कड़क रही थी। अव्वल तो ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, अगर ऐसा हुआ भी तो रूसी फौज हमारी गर्द को भी न पहुंच सकेगी। मुतबादिल रास्तों पर मेरी नज़र है। हमारे साथी पल पल की खबरें रखते हैं। जो हुक्म या अमीर। कासम खान मुतमईन हो गया। अमीर दाद खान ने कहवे की प्याली एक ही घूंट में खाली कर दी और अपने साथियों की तरफ घूमा। सजावल खान को पैगाम रवाना करो कि हम उसकी सिमत से पसपाई अख्तियार करेंगे। भारी हथियार लेकर अगले ठिकाने की तरफ कूच कर जाओ। जलालाबाद के दोस्तों को नई सूरत हाल से आगाह करके अगली हिदायत हासिल करो। इस ठिकाने पर सिर्फ 8 मुजाहिद छोड़कर बाकी सबको लेकर मुतबादल रास्तों से सजावल खान की तरफ निकलने की तैयारी करो। रवानगी अगली इत्तला आने के बाद होगी। तामील होगी या अमीर, कासम ने कहा और पांचों हिदायत पर अमल पैरा होने के लिए बाहर निकल गए। अहमद तरसून की वापसी अगले रोज़ दोपहर के बाद हुई। उसकी ड्यूटी के औकात 3 बजे दोपहर के बाद शुरू होते थे। दरवाजे तक उसकी बूढ़ी माँ उसको अलविदा कहने आई थी। उसने हस्बे साबिक रवानगी से पहले उसका सर और माथा चूमकर उसे दुआएं दी। रेशम जान का इस दुनिया में और ता ही कौन, एक इस बेटे के लिए उसने क्या क्या मुसीबतें नहीं झेली थी। उसकी ख्वाहिश थी कि तालीम मुकम्मल करते ही अहमद तरसून बाप के कारोबार में उसका हाथ बिठाए। उनकी तो पुश्तों में भी किसी ने हुकूमती नौकरी नहीं की थी। ये बात उनके नज़दीक एक ताना थी कि फ़लाँ खान का फ़लाँ बेटा नौकर है। लेकिन बुरा हो जदीद तालीम का, जिसने अहमद तरसून का दिमाग ख़राब कर दिया था।
रेशम जान की शादी उसके वालिदैन ने बहुत कम उम्र में ही अपने ख़ानदान में कर दी थी। बेचारी तीसरे ही महीने बेवा हो गई और खाविद की वफ़ात के 7 माह बाद अहमद तरसून पैदा हुआ था। उसकी पैदाइश के बाद उसकी पर्दाख्त का सवाल हमेशा रेशम जान को डसता रहता था, क्योंकि उस माशरे में दूसरी शादी का तस्वर ही बड़ा अजियतनाक था। बेटे की पैदाइश के बाद जब वो गजनी अपने घर गई तो उसकी नेकोकारी और परहेजगारी से मुतासर होकर उसके ख़ानदान के एक और नौजवान ने उसके वालिदैन से रेशम जान का रिश्ता मांगा। उस नौजवान का करीबी रिश्तेदार तो था नहीं। बहरहाल रेशम जान के वालिदैन ने इसे तायदी गायबी जाना और हाँ कर दी। एक सादा सी तकरीब में उनका निकाह हो गया। तब अहमद तरसून बमुश्किल 2 साल का था। उसका वालिद गजनी से फ्रूट वगैरह ले जाकर काबुल की मंडी में फरोख्त किया करता था। फिर वो यहीं का हो रहा। उनका घराना काबुल ही में आ गया और खादे खान ने कभी रेशम जान को इस बात का एहसास न होने दिया कि अहमद तरसून उसका सौतेला बेटा है या सगा। उसने अपने बेटे को काबुल के मशीनरी स्कूल में तालीम दिलवाई और उसकी ख्वाहिश पर उसे सरकारी नौकरी करने की इजाज़त भी दे दी। खादे खान ज़्यादातर मंडी में अपने कारोबार में मसरूफ़ रहता और घर कम ही आया करता था। अहमद अलबत्ता दूसरे तीसरे रोज़ ज़रूर उससे मिल लिया करता था। घर से रवाना होने के बाद उसने वापसी का भी वही रास्ता अख्तियार किया था जिस रास्ते से वो दफ्तर से घर आया था। पहाड़ी सिलसिले की उस सड़क पर पहुंचकर एक मर्तबा फिर उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार कम होने लगी। उसने अपने दाहिने हाथ अगले शीशे में एक आर्मी ट्रक को अपने पीछे आते देख लिया था और अब वो उसे आगे निकलने का मौका दे रहा था। ट्रक से निजात हासिल करने के बाद उसने रात वाले मोड़ के नज़दीक पहुंचकर एक मर्तबा फिर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। इस मर्तबा उसने यहाँ क़याम का दूसरा बहाना तराशा था। वो सड़क के साथ साथ पहले ही पहाड़ी सिलसिले में पेशाब के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। बिल आखिर वो जगह उसे नजर आ गई। एक पत्थर के नीचे से निकला हुआ एक नीले रंग के लिफाफे का कोना उसे बखूबी दिखाई दे रहा था। उसने वहीं बैठकर लिफाफा बाहर निकाला, उसे चाक करके एक रोका बरामद किया जिस पर एक मुख्तसर सा हिदायतनामा लिखा था। अहमद तरसून ने रोका पढ़ने के बाद जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर उसे जला दिया और जलाकर इस इत्मीनान के बाद कि उसकी राख में से किसी को कुछ हासिल न होगा, उसने लाइटर से सिगरेट सुलगाया और उसके लंबे लंबे कश लेता वहां से बाहर निकल आया। इस सारे अमल में उसके बमुश्किल 2 या 3 मिनट लगे होंगे और इससे कम वक्त में किसी अफगान से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी कि वो इस्तिंजा से फारिग हो जाएगा। अपनी मोटरसाइकिल की तरफ आते हुए उसने उन्हीं पहाड़ी टीलों की ओट में गायब होते उस मुजाहिद को नहीं देखा था जिसने सड़क से यहाँ तक उस पर नजर रखी हुई थी और जो हवा में उड़ते परिंदे को मार गिराने की महारत रखता था। ये था कासम ईशान ज़्यादा, अमीर दाद खान के उकाबों में से एक। इसके बाद दफ्तर पहुंचने तक उसको कहीं रुकने की ज़रूरत महसूस न हुई। वो मध्यम सुरों में सीटी बजाता बड़ी लापरवाही से हस्ब साबिक मोटरसाइकिल को घसीटकर अंदर लाया। आज इत्तेफाक से मेन गेट पर वो मुहाफ़िज़ ड्यूटी दे रहे थे जो उससे वाकिफ थे, वरना तो बार बार अपनी शनाख्त करवाने से उसे बहुत उलझन होती थी। इससे पहले कभी ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आई थी, लेकिन क़ुवाए दोस्त की आमद के बाद से अजीब अजीब बातें सुनने और मुशाहिदे में आने लगी थी, जिनमें से एक ये भी थी कि एक दूसरे से वाक़िफ़ियत रखने के बावजूद उन लोगों को एक से दूसरे ब्लॉक तक जाती हुई भी अपनी शनाख्त करवानी पड़ती थी। इससे पहले तो वो लोग खुलकर एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर लिया करते थे, लेकिन रूसी अफसरान की आमद के बाद से तो वो एक दूसरे से खुलकर बात करते हुए भी झिझकते थे। बड़ी तल्ख फिजा में आजकल वो लोग काम कर रहे थे। माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि ख्वाह वो लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। इसकी वजह वो वाक़यात थे जो पिछले दिनों यके बाद दीगरे पेश आए थे। अगर कोई जूनियर या सीनियर ज़ाबित हंसी मजाक में भी अपने दफ्तर या कैंटीन में बैठे कोई बात हुकूमत या मुशावरों के खिलाफ कह देता तो अगली ही रोज़ उसकी जवाब तलबी अफसर आला के सामने हो जाती और एक सख्त वार्निंग भी उसके साथ ही मिल जाती। दीवार हमगोश दार्द, उन सबों को ये भूला हुआ सबक बड़ी शिद्दत से याद रहता था और सभी बड़े जी जान से इस पर अमल पैरा भी थे। अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले जब वो ड्यूटी अफसर के पास हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाने गया तो एक पैगाम उसका मुंतजर था, फौरन ऑपरेशन चीफ से मिलिए। एक लम्हे के लिए तो जैसे वो चकरा कर ही रह गया।
ابھی تک اس کا براہ راست سامنا کرنل شولوخوف سے نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس کی پیشی ہوئی تھی۔ اس کے فرائض کچھ اور قسم کے تھے کہ وہاں براہ راست کرنل شولوخوف سے ٹکرانے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ پھر یہ سب آخر کیا ہے؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور بڑی بددلی سے اس کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ فیضان اوغلو کے سفر کا خاتمہ جس بلاک کے سامنے ہوا وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ یہ بلاک ایک چھوٹے سے قلعے کی شکل میں تھا جس کی چار دیواری کے درمیان ایک لوہے کا مضبوط پھاٹک لگا ہوا تھا۔ اس پھاٹک میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ دروازے کے اندر دروازے سے ملحقہ کیبن میں بیٹھے دو ہٹے کٹے ضابطوں کو فیضان کا چارج دے کر اس کے ساتھ یہاں تک آنے والے واپس چلے گئے۔ ان کے واپس جاتے ہی وہاں موجود 3-4 عساکر فیضان کو دھکیلتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے جہاں اس کے جسم پر صرف ایک زیر جامہ رہنے دیا گیا اور اس کی دوبارہ تلاشی لی گئی۔ اس کے اونی کپڑے بھی وہیں رکھ لیے گئے اور ایک پتلون اور قمیض کے ساتھ ننگے پاؤں وہ لوگ دوبارہ اسے دھکے دیتے ہوئے ایک خال کمرے کی طرف لے گئے۔ ابھی اس نے حال میں قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کم از کم 10 آدمی بیک وقت اس پر پل پڑے تھے۔ اس نے ہاتھوں اور لاتوں سے اسے مار مار کر ادمویا کر دیا۔ فیضان کے ہاتھ بدستور پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے، اس لیے اس کی طرف سے مزاحمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے بسی سے مار کھاتا رہا۔ لاک ضبط کرنے کے باوجود اس کے منہ سے کئی مرتبہ کراہی نکلی۔ بالآخر اس نے اپنے ہونٹ کی سختی سے دانتوں تلے بیچے کے نچلے ہونٹ سے لہو رچنے لگا۔ اپنے لہو کا ذائقہ ابھی اس کی زبان پر ہی تھا کہ اس کا ذہن موقوف ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ فیضان کو ہوش آیا تو وہ سنگلاخ فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک پٹا پرانا کمبل تھا جس پر چیترے جھول رہے تھے اور اس کا بند ٹوٹ رہا تھا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کو ہتھوڑوں کی مدد سے کوٹا گیا ہو۔ درد اس کی ہڈیوں میں سرایت کر گیا تھا لیکن وہ چپکا پڑا رہا۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک ضابط اس کی طرف لپکا۔ اس نے فیضان کو کچھ کہے سنے بغیر صرف اس کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کیا اور کسی کو رپورٹ کرنے چلا گیا۔ فیضان کو اذیت ناک درد کے ساتھ شدید سردی اور پیاس کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے حتی المقدور کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی سخت اس میں نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے سیل کا دروازہ کھلا اور 3-4 سپاہی اندر آئے۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے اسے پاؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ فیضان اوغلو کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے جیسے وہ انسان کے بجائے کوئی مردہ جانور ہے جسے گھڑے میں پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ فیضان کا جی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح اٹھ کر ان کی بوٹیاں نوچ لے، لیکن اس میں مزاحمت کی تمام قوتیں ہی دم توڑ چکی تھیں۔ اس اذیت ناک سفر کا اختتام اسی حال نما کمرے میں ہوا جہاں اس پر پہلی باقاعدہ قیامت ٹوٹی تھی۔ ایک ٹگنے قد کا روسی میجر اس کے سامنے کھڑا تھا جس کے چہرے پر صفاقی اور درندگی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں مسلسل بیچے رہنے سے اس قدر نمایاں ہو گئی تھی کہ وہ اس کے چہرے سے بالکل الگ دکھائی دیتی تھی۔ جو لوگ فیضان اوغلو کو یہاں تک لے کر آئے تھے انہوں نے اسے میجر کے قدموں کے نزدیک ڈھیر کر دیا، جس نے اپنی شعلہ برساتی آنکھیں فیضان پر گاڑی ہوئی تھی اور جو اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑی بیت کی چڑی کو جس کے ایک کونے پر لوہے کا خول چڑھا ہوا تھا بار بار اپنے بائیں ہاتھ پر مار رہا تھا۔ اس نے اچانک ہی ایک زوردار ٹوکر فیضان کی پسلی میں رسید کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ میرا نام میجر بوناکوف ہے، تم یقیناً مجھے جانتے ہوگے۔ فیضان بوناکوف کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے قیام ماسکو کے دوران KGB سے متعلق جو حکایتیں سن رکھی تھی اور جن طریقوں سے وہ لوگ ملزموں کی تفتیش کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ وہ جانتا تھا۔ اس کے بعد اگر بوناکوف اسے اپنا نام نہ بھی بتاتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ میجر کو روسی افواج کی وردی پہنے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کرنل شولوخوف کے ہمدردانہ رویے کے بعد بوناکوف کے اس اچانک بے ایمانہ سلوک سے وہ بخوبی اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ نفسانی اذیت کا طریقہ خاک کے بس کا روگ نہیں۔ اس پردہ زنگار کے پیچھے بھی یقیناً KGB کا دماغ ہی کام کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھا بوناکوف کو گورتا رہا۔
उसे झुकना आता ही नहीं था। मेजर बोनाकोफ ने टहलते हुए एक चक्कर उसके गिर्दागिर्द काटा और अचानक एक और जोरदार ठोकर उसकी पसलियों में जमा दी। फैजान ओगलों को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पसलियां टूट चुकी हों। उसके चिल्लाने पर मेजर के मुंह से बेअख्तियार कहकहा बुलंद हुआ, जैसे उसे इस कराह पर बहुत खुशी हुई हो। उसने वहशियों की तरह बुलंद आहंग कहकहा लगाते हुए फैजान ओगलों को अपनी छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। जो सिपाही फैजान को यहाँ तक लाए थे हंसने में मेजर बोनाकोफ का पूरा साथ दे रहे थे, जैसे ये हंसना भी उनके फराइज में शामिल हो। बोनाकोफ उछल कर फैजान को टोकरे भी रसीद कर रहा था और छड़ी से भी पीट रहा था। उस लम्हे फैजान को रोमन अखाड़ा याद आ गया। उसे यूं लगा जैसे वो रोमी गुलाम है और ये वहशी दरिंदे सब नीरू के हवारी हैं। अचानक बोनाकोफ के कहकहे रुक गए। इसके साथ ही बाकी लोग भी खामोश हो गए। वो सब किसी एक मशीन के कुल पुर्जे नजर आ रहे थे। मेजर बोनाकोफ के इशारे पर एक सिपाही बाहर निकल गया। उसकी वापसी एक स्टेनोग्राफर के साथ हुई, जो हाथों में कागज कलम थामे कमरे के एक कोने में कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसके साथ ही वहां रखे टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन हो गया। तुम्हारा नाम? बोनाकोफ का लहजा पाड़ काने वाला था। तुम्हारी फाइलों में लिखा है। फैजान ओगलो सिवाय इजहार नफरत के और किसी बात पर कादर नहीं था। किस ग्रुप से ताल्लुक है? अफगानिस्तान से। अखुंदजादे को किसके कहने पर कत्ल किया गया? अपनी मर्जी से। वो हर सवाल का जवाब अकड़ लहजे में दे रहा था। अभी तक उसके किसी जवाब से बोनाकोफ को तैश नहीं आया था। शायद वो नफसानी तौर से हर तरह फैजान ओगलो पर अपनी बर्तरी जताने पर तुला हुआ था। शहर में होने वाले वाक़ये में किसका हाथ था? मेरा। तुमने किसके कहने पर बम फेंका? मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं करता। मेजर बोनाकोफ के चेहरे से किसी कैफियत का इजहार नहीं हो रहा था। सिर्फ इस दौरान में वो अपने एक हाथ में पकड़ी छड़ी को हस्बे आदत दूसरे हाथ पर मारता रहा। अचानक वो जोरदार आवाज में दौड़ा, मारो इसे मारो। वो वहशियों की तरह चिल्लाकर वहां मौजूद सिपाहियों को हुक्म दे रहा था। इसके साथ ही वो सब लोग फैजान ओगलो पर टूट पड़े। एक मर्तबा फिर वो पहली वाली कैफियत से गुजर रहा था। मेजर बोनाकोफ इस दरिंदगी में पेश था। वो दीवाना वार उस पर चढ़ी बरसा रहा था, जबकि बाकी लोग उसे ठोकरें और घोंसों से मार रहे थे। मुसलसल मार से उसके होंठ फट गए थे, चेहरा नीला पड़ने लगा और एक मर्तबा फिर फैजान ओगलो पर गशी तारी होने लगी।